हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स। तो फर्स्ट लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। Natural resources are those that are available around us naturally. Examples of natural resources includes air, water, sunlight, soil, etc. Natural resources can further be of two types, exhaustible and inexhaustible resources. Fossil fuels are the examples of exhaustible natural resources. तो बच्चों, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये चीजें क्या है? ये नेचुरली प्रेजेंट है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। जो फॉसिल फ्यूल्स है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड है, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना। फर्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो होते हैं नेचुरली अवेलेबल होते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका जैसे एयर, वाटर, वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सैंड, मेटल्स एटसेट्रा। अब नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप क्या क्या होते हैं? इनकी रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो फर्स्ट आता है एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इनका रिन्यू करना। एग्जाम्पल हो गए इसके जैसे पेट्रोलियम, कोल एटसेट्रा। नेक्स्ट होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में। ये जो होते हैं ये एग्जॉस्ट नहीं होते। एग्जाम्पल हो गया जैसे वुड, एयर, वाटर, सनलाइट, ये कुछ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से रिवाइज करना। नाउ हियर्स अ फैक्ट, इफ द यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज इरैशनल इवन देन दे कैन गेट एग्जॉस्टेड। अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज नहीं करते हो और इरैशनल बिहेवियर से लाइक उसे यूज करते रहते हो तो वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट फ्यूल्स। फ्यूल्स एक मटेरियल है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। फ्यूल एक मटेरियल है स्टूडेंट्स जो कि एनर्जी स्टोर करता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज की जा सकती है ईदर बाय बर्निंग, इसको जलाकर, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में ऑल्टर करके। अब आता है स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल्स। वो फ्यूल्स जो कि ऑब्टेन्ड और फॉर्म किए जाते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं या फिर एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एग्जाम्पल हो गया इसका स्टूडेंट कोल, पेट्रोलियम। कोल क्या होता है? कोल एक हार्ड स्टोर होता है स्टूडेंट्स। इट इज अ ब्लैक और ब्राउन इन कलर। ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है और ये हाईली कंबस्टिबल होता है। कोल जो होता है उसमें कार्बन होता है, उसका मेन कंपोनेंट ही कार्बन होता है। अलॉन्ग विथ कार्बन इसमें सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है कुछ क्वांटिटीज में। इन एयर कोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में जब कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब कोल की अकरेंस कैसे होती है? कोल जो होता है मिनरल फॉसिलाइज्ड कार्बन होता है। जो कोल होता है वो कोल बेड्स में और कोल सीम्स में प्रेजेंट होता है जो कि अर्थ के काफी अंदर मिलते हैं। अब कोल फॉर्म कैसे होता है बच्चों? About 300 million years ago, the earth has dense forest and low-lying wetland area. तो बच्चों, जब अर्थ कम से कम 300 साल पहले जो अर्थ था वो काफी डेंस फॉरेस्ट था और उसमें लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे।
तो जब फ्लड्स आती थी तो वो क्या कॉज करती थी? सबमर्जमेंट ऑफ दीज फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होते थे सबमर्ज हो जाते थे। देयर आफ्टर लेयर्स ऑफ सॉइल्स गेट डिपॉजिटेड ओवर इट। तो इसके बाद क्या होता था? सॉइल की लेयर इस पे डिपॉजिट हो जाती थी। तो ये क्या जनरेट करता था? ये हीट और प्रेशर जनरेट करता था वो डेड सबमर्ज्ड वेजिटेशन पे। तो हीट और प्रेशर क्या करते थे? वो डेड वेजिटेशन को कार्बनाइज करके उसे कोल में चेंज कर देते थे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। द एज ड्यूरिंग विच कोल फॉर्मेशन टुक प्लेस वाज द कार्बोनिफेरस एज। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ कोल्स। कितने टाइप के कोल्स होते हैं? कोल के कंटेंट पे डिपेंड करता है कि जो कोल है कौन से टाइप का है। पहला आता है पीट। पीट जो होते हैं ये प्रीकर्सर होते हैं कोल के। पीट इज एक्चुअली एन एक्यूमुलेटेड पार्शली डिकम्पोज्ड वेजिटेशन। जो पीट होता है वो पार्शली एक्यूमुलेटेड डिकम्पोज्ड वेजिटेशन होता है। दूसरे टाइप के होते हैं बच्चों लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होते हैं वो लोएस्ट क्वालिटी के होते हैं और इनको ब्राउन कोल और रोजबड कोल भी कहा जाता है। इनके अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है वो अबाउट 20 से 35% के बीच होता है और जो ऐश कंटेंट होता है बच्चों वो 6 से 19% के बीच होता है। रेस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ लिग्नाइट इज फॉर्म्ड बाय मॉइस्चर विच इज अबाउट 66%। बाकी जो परसेंट होता है वो क्या होता है इसमें बच्चों? मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट आते हैं बिटुमिनस कोल। ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं और ये डेंस सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ये सॉफ्ट कोल कंटेनिंग टार होते हैं, जैसे कि बिटुमेन होता है। इनमें जो कार्बन कंटेंट होता है बिटुमिनस कोल में वो अबाउट 65 से 80% होता है और जो बाकी का पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन, सल्फर, वाटर और एयर। नेक्स्ट आता है बच्चों एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के कोल होते हैं। ये सबसे हाईएस्ट रॉक कोल होते हैं। ये हार्डर होते हैं और ग्लॉसी भी होते हैं। इनके अंदर अबाउट 95% कार्बन कंटेंट होता है। एंथ्रेसाइट जब बर्न होते हैं, एंथ्रेसाइट बर्न्स विद ब्लू स्मोकलेस फ्लेम एंड इट इग्नाइट्स विद डिफिकल्टी। तो जो एंथ्रेसाइट होते हैं वो ब्लू स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और डिफिकल्टी के साथ इग्नाइट करते हैं। अब आता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये क्या होता है? ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ कोल को इन्वॉल्व करता है। किससे? हीटिंग से। It is a chemical process that involves decomposition of coal by heating it to a very high temperature of around 1000 degrees Celsius in the absence of air. तो ये क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है कोल का। और वो कैसे होता है? उसको हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और वहां पे एयर की भी एब्सेंस होती है। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद? पहला होता है कोल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? ये ब्लैक कलर का होता है और टफ और पोरस होता है। कोल के यूजेस क्या क्या है? ये फ्यूल की तरह यूज होता है जब इसको बर्न करते हैं और इसमें कोई भी स्मोक और पोल्यूशन नहीं होता। इसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसको फ्यूल गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है और वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो बनते हैं वो होता है कोल गैस। इसको हम टाउन गैस और इल्यूमिनेशन गैस भी बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है स्टूडेंट? ये फ्लेमेबल होता है और
ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस से मिलकर बना होता है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? ये कुकिंग के लिए यूज होता है, ये इफेक्टिव होता है एक हाउस होल्ड फ्यूल की तरह, और ये स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज होता है। नेक्स्ट बनता है बच्चों कोल टार। कोल टार की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? ये ब्लैक कलर का फ्यूल होता है जो कि स्मेलिंग लिक्विड होता है। इसके यूजेस क्या क्या है? ऑन सब्जेक्टिंग कोल टार टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन a number of components can be obtained which have a variety of uses. Example, ये insecticides और explosives, dyes, medicines इनके preparation के लिए use होता है। Even the residual material left after the completion of fractional distillation is used in the road construction. तो ये road construction में भी use होता है। Next आता है ammonium compounds. Volatile compounds obtained by destructive distillation of coal are rich in ammonia. तो volatile compound जो कि obtain होते हैं destructive distillation of coal के, वो क्या है? अमोनिया। अमोनिया से रिच होते हैं वो। जब इनको वाटर में डिसोल्यूशन किया जाता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये अमोनियम लिकर फॉर्म करते हैं। अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है बच्चों पेट्रोलियम। जो वर्ड पेट्रोलियम था वो एक लैटिन वर्ड पेट्रो से निकला था, जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम जो होता है उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएबल कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से। ये एक नेचुरल अकरिंग इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर फाउंड डीप इनसाइड द रॉकी अर्थ क्रस्ट। तो इसमें किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन्स का होता है और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये डेड और डिकेइंग जो रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन्स हो गए या फिर एल्गी मास हो गया, ये उससे बनते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे होता है पेट्रोलियम का? Millions of years ago, dead remains of oceanic organisms got submerged under the earth crust. तो मिलियन साल पहले जो डेड रिमेन्स थे ओशनिक ऑर्गेनिजम्स के, वो अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गए थे। सैंड एंड ग्ले गॉट डिपॉजिटेड ओवर एंड ओवर। तो इनके ऊपर क्या होता गया था? सैंड और क्ले डिपॉजिट होता गया था। तो अंदर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बन गया था। High pressure and high temperature was thus subjected onto the dead and decomposing remains under anaerobic conditions of absence of air. तो जब अंदर एयर की एब्सेंस में जो प्रेशर है हाई प्रेशर हो गया था और टेम्परेचर हाई हो गया था, तो ये क्या लीड किया था? इसने जो डेड रिमेन्स थे उनको ब्लैक फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। इसकी अकरेंस कहाँ होती है? जो पेट्रोलियम होता है वो डीप डाउन द अर्थ बनता है। तो ये कहाँ मिलता है हमें? अर्थ के काफी अंदर मिलता है। किसके साथ? नेचुरल गैस के साथ। तो बच्चों ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग इज डन टू ऑब्टेन डीपली सीटेड पेट्रोलियम रिजर्व्स फ्रॉम रॉकी एरिया बीनीथ द अर्थ। तो जो ड्रिलिंग होती है वो की जाती है किस लिए? पेट्रोलियम को जो पेट्रोल होता है उसको निकालने के लिए। अब आता है बच्चों पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है? Mineral oil thus received is composed of a number of components having different boiling points, so each substance or component can be recovered at its corresponding boiling point by the process called fractional distillation. तो जो मिनरल ऑयल रिसीव होता है बच्चों, वो किससे कंपोज होता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट से कंपोज होता है जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं।
तो so each substance or component can be recovered at its corresponding boiling point. तो हर substance और जो component है वो recover हो सकता है उसके जो corresponding boiling point है उस पे किस process से? Fractional distillation process से। तो fractional distillation जो होता है वो fractional tower और distillation columns में perform किया जाता है। Different fractions get separated on the basis of their boiling points. The lightest one with the lowest boiling point gets separated first from the top of the column and the heaviest one separates out from the bottom of the column. It has the highest boiling point. तो जो लाइटर वन होता है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लोएस्ट होता है और उसे पहले सेपरेट कर दिया जाता है टॉप से। उसके बाद जो हेवियर वन होते हैं वो बाद में सेपरेट किए जाते हैं बॉटम में से और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। अब नेचुरल गैस क्या होता है बच्चों? नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम के साथ बनती है। जस्ट लाइक पेट्रोलियम इट इज ट्रैप्ड बिटवीन इम्परवियस रॉक्स, ये भी इम्परवियस रॉक्स के बीच में ट्रैप हुई भी होती है। जो नेचुरल गैस होती है वो बेसिकली मीथेन। Natural gas is basically methane, but small proportion of nearly 5% is also constituted by ethane, propane and ethylene. तो natural gas basically तो मीथेन होती है, बट उसमें कुछ प्रपोर्शन इथेन, प्रोपेन और इथाइलिन का भी होता है। अब नेचुरल गैस की यूजेस क्या क्या है? नेचुरल गैस जो होती है वो अपने प्रेशराइज्ड फॉर्म में मिलती है। ये जो व्हीकल्स होते हैं उसके फ्यूल के लिए एफिशिएंट होती है काफी। जो प्रेशराइज्ड और कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। जो सीएनजी होती है आप सब जानते होंगे। इट इज वेरी पॉपुलर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक फ्यूल ड्यू टू इट्स हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइंस। तो बच्चों जो इसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो भी हाई होती है और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है पाइपलाइंस के थ्रू। ये रिलेटिवली क्लीनर होती है, क्लीनर फ्यूल होता है और जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नॉन पॉइजनस होते हैं। हेंस इट इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल। ये हमारे घर में भी यूज होती है। ये पावर जनरेशन के लिए भी काम आती है और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास फैब्रिक्स, ये ग्लास फैब्रिक, स्टील, प्लास्टिक ये सब बनाने के भी काम आती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है बच्चों, इंडिया में जो नेचुरल गैस फील्ड्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? त्रिपुरा, जैसलमेर, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन में लोकेटेड है। अब यहाँ पे बच्चों को साइंटिफिक टर्म्स और चैप्टर की समरी आ जाती है, आप इसे पढ़ना, इससे आपको जो चैप्टर है दोबारा ब्रश अप हो जाएगा। और अब मैं मिलूंगी आपके और अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स और चैप्टर की समरी आ जाती है, आप इसे पढ़ना, इससे आपका जो चैप्टर है दोबारा से ब्रश अप हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।